हेलो गाइस, आई एम सुमिर पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड इट। तो ये है हमारा एटम सिलिकॉन और ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये है हमारा एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। अब इस सिलिकॉन में होना चाहिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमने फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में हमने फिल करे 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में हमने फिल किए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। तो ये बन चुका है हमारा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास ये 3 शेल, 1, 2 एंड 3। ये जो 3 शेल है इनमें से ये जो है 2 शेल, ये है इनर मोस्ट शेल। और ये जो शेल होते हैं ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो यहां पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरीके से अगर हम यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है फर्स्ट एंड सेकेंड शेल, 1s2 2s2 2p6। तो ये है हमारे इनर शेल और ये जो 3s2 3p2 है ये है हमारे आउटर शेल। तो हमारे आउटर शेल यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी क्या है, 2 + 2 4। तो यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी तक हमने सिलिकॉन का एक सिंगल एटम देखा और सिलिकॉन के सिंगल एटम का था ये कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का। अब यहां पे क्या है, ये है हमारा एक एनर्जी लेवल, यानी कि जो हमारा 1s शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। और ये है हमारा 2s2। इसका मतलब कि जो भी हमारा 2s शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की इस लेवल में एनर्जी होगी, यानी कि उनकी एनर्जी होगी इतनी। और 2p6 वालों की एनर्जी होगी इतनी, 3s2 वालों की इतनी एंड 3p2 वालों की इतनी। तो ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम और ये एनर्जीज मेजर की जाती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर हम देखें तो ये है इनर शेल एंड ये है आउटर शेल। तो यहां पे सिर्फ आउटर शेल इंटरैक्ट करेंगे तो इनके एनर्जी लेवल में बदलाव आएगा। अभी हम जिस स्टेज पे हैं वो है ये वाला स्टेज। ये वो वाला स्टेज है जब हमारे एटम बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। अभी हमारे एटम्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सारे एटम बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। इस टाइम हमारे पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो होता है बिल्कुल ही नॉर्मल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हमने क्या किया कि हमने अपने एटम्स को क्लोज लाना शुरू किया। जब हमने एटम को क्लोज लाना शुरू किया तो फिर एटम्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू होने लगेगा, जिसके कारण से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। तो वही होगा कि जब हम एटम्स को क्लोज लाएंगे तो उनके एनर्जीज में चेंज आने लगेगा। तो जब यहां पे हम देखेंगे तो इस स्टेज पे हम देखेंगे कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा 3s है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें अलग अलग एनर्जी आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा कम और कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा ज्यादा। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग एनर्जी आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन ये वाला एनर्जी शो करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी, कुछ ये और कुछ ये। तो कुछ का कम हो गया, कुछ का ज्यादा हो गया। और इसी तरीके से अगर हम 3p का देखें तो 3p का तो वैसे होना चाहिए था ये एनर्जी, पर अब क्या है, इनके भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, कुछ का एनर्जी कम होते जा रहा है और कुछ का एनर्जी ज्यादा होते जा रहा है। तो यहां पे आ गया ये डिफरेंस। तो इस तरीके से अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी शो कर रहे हैं। अब इसे अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारा एनर्जी लेवल इस तरीके से स्प्लिट हो गया है। अब पहले था ये एक एनर्जी लेवल, अब यहां पे एनर्जी का एक पूरा लेवल पे लेवल आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे बैंड। तो हमारा एनर्जी लेवल स्प्लिट होके एक बैंड क्रिएट कर देगा। 3p का ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होके ये 3p का एक बैंड बना दिया। उसी तरीके से 3s का जो एनर्जी लेवल 3s का जो लेवल है उसने 3s का एक बैंड क्रिएट कर दिया। तो यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हमारे एटम्स इंटरैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं। तो अब हम पहुंच चुके अपने सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो बैंड है ये और ज्यादा वाइडन अप हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो बैंड है वो और ज्यादा वाइडन अप हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर अब हम देखें ये जो 3p का एनर्जी लेवल है वो और ज्यादा वाइडन अप हो गया, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने रेंज ऑफ एनर्जी शो कर रहे हैं। और जो 3s का है वो भी लाइकवाइज यही करेगा, वो भी अलग अलग एनर्जी रेंज शो करेगा। और ये इस तरीके से, ये जो 3s का है वो इस तरीके से वाइडन अप होगा, 3p वाला इस तरीके से वाइडन अप हो जाएगा। और इस कारण से अब क्या होगा, पहले तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था, अब क्या हो गया, ये स्प्लिट होते होते दोनों मर्ज हो गए। तो ये वाला वो है जब ये दोनों मर्ज कर जाएंगे, 3s एंड 3p ये दोनों अब मर्ज कर चुके हैं और अब हमारा बैंड जो है वो इस तरीके का दिखेगा। तो ये था हमारा B, जब हमारा एनर्जी लेवल स्प्लिट होके एक बैंड क्रिएट करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में हमारा C स्टेज आया जब हमारे बैंड्स मर्ज हो गए। तो ये हो गए हमारे बैंड्स मर्ज। अब हम यहां पे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि हमारा 3s वाला कौन सा है और 3p वाला कौन सा है, सारे के सारे क्या है एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए। अब क्या होगा, अब जब हम इसे और क्लोज लाएंगे तो इसके बीच में रिपल्जन भी शुरू हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम पहुंच चुके हैं D स्टेज पे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एनर्जी लेवल है जो मर्ज हो चुका था अब वो स्प्लिट होना शुरू हो गया है। हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। उसी तरीके से ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां। पर ये जो एक रीजन है यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट हियर। हमारा इलेक्ट्रॉन या तो इधर इतने हाई लेवल पे पहुंच जाएगा या तो हमारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही डाउन चले जाएंगे। तो हम यहां पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये है हमारा D स्टेज जब हमने एटम्स को बहुत ही क्लोज लिया है। तो यहां पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे हमारे पास 3s और 3p अलग अलग थे उसी तरीके से यहां पे अब हमारे पास क्या हो गया, एक एनर्जी लेवल ये बन गया है और एक एनर्जी लेवल ये बन गया है। पर अब हम इसे 3s और 3p नहीं बोलेंगे, अब इसके लिए हम अलग नाम यूज करेंगे। और वो अलग नाम क्या है, वैलेंस बैंड, और इसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये बन चुका है एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जिस तरीके से 3s 3p था उसी तरीके से यहां पे अब एक वैलेंस बैंड बन गया, एक कंडक्शन बैंड बन गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर लाई करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर लाई करेंगे। तो अगर हम इसका एनर्जी देखें तो हम यहां पे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। तो यहां पे जो मुझे मिलेगा ये मिलेगा वैलेंस बैंड की एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसी तरीके से जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे मुझे मिल जाएगी कंडक्शन बैंड की एनर्जीज। तो एक बन गया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और बीच में है एक गैप। अब ये जो गैप होता है इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की, यानी कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन या तो यहां होगा या फिर यहां, इलेक्ट्रॉन इस रेंज में आता ही नहीं है। अब अगर हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है और उससे हम एक्साइट करेंगे तो वो वैलेंस बैंड से फॉरबिडन एनर्जी गैप में नहीं जाएगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर स्टे कर सकता है पर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस एनर्जी लेवल पे नहीं आएगा। जैसे हम देख रहे थे कि 3s इसी एनर्जी लेवल पे रहेगा, 3p इसी एनर्जी लेवल पे रहेगा, उसी तरीके से मेरा इलेक्ट्रॉन या तो यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहां पे ये चीज ऑब्जर्व करें। तो अब हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज में होते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है कंडक्टर। तो आपको पता होगा कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता पर जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट कर पाता है जब हम इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या हीट प्रोवाइड करें। तो ये है हमारे तीन टाइप के सॉलिड्स। अब हमारे को यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी को अप्लाई करके समझना है कि इन दिनों में डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हम इंसुलेटर में देखें तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में है बहुत ही ज्यादा गैप। और अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो ये है वैलेंस बैंड एंड ये है कंडक्शन बैंड और इनके बीच में है कम गैप। और अगर हम कंडक्टर देखें तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर हम यहां पे देखें
इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में क्या है, बहुत ही ज्यादा गैप, और यहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमारे पास एनर्जी गैप इतना ज्यादा होगा, जब हमारे सॉलिड में फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब उसे हम इंसुलेटर कह सकते हैं। तो यहां पे है बहुत ही ज्यादा गैप, तो इसको हम इंसुलेटर कह सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए वुड एंड प्लास्टिक, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड पे, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू होगी। पर ये गैप इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर पहुंचेगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर पाएगा, इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। तो वुड एंड प्लास्टिक का आएगा इंसुलेटर कैटेगरी में। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें इंसुलेटर का, तो वो है डायमंड। तो डायमंड जो होता है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप इक्विवेलेंट होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा डायमंड होता है उसमें कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गैप होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं होती। तो ये हो गया हमारा एक इंसुलेटर का एग्जांपल। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एनर्जी शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर एनर्जी इतना कम होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर पहुंच जाएंगे। मान लो कि हम इसे हीट या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होकर इधर पहुंच जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। पर अगर हम कंडक्टर को देखें तो यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिली इधर अवेलेबल है, वो यहां पे भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है, और ये ओवरलैपिंग में भी अवेलेबल है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल है और ये रेडिली इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहां पे हमें कोई एक्साइट करने की जरूरत नहीं है या कुछ भी हीट वूट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे रेडिली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो ये है हमारे 3 सॉलिड्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो अगर अब हम सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देखें तो वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का है एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि ये भी 3 से कम है, ये भी 3 से कम है। तो ये क्या है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 है, यानी कि ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर के एग्जांपल देख ले, तो कंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा, मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जांपल क्या होंगे, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो ये हो गए हमारे कंडक्टर के एग्जांपल। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। फॉर मोर कीप वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो ये था हमारा टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। अब इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमेर पोदार एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।